Good morning, student. Today we will discuss about the President of India. Article 52 of the Indian Constitution contains a provision according to which there is an office of the President in India. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 जो है वह हमें इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि इंडिया के लिए एक प्रेसिडेंट होगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 52 में ये मेंशन किया गया है कि इंडिया के लिए एक प्रेसिडेंट होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53, the executive power of the state union will be in the hands of the president and he will use them himself or through his subordinate officer according to the constitution. आर्टिकल 53 में ये मेंशन किया गया है कि स्टेट यूनियन की जो पावर जो होगी, स्टेट एग्जीक्यूटिव यूनियन की पावर जो होगी वो प्रेसिडेंट के पास में होगी। प्रेसिडेंट चाहे तो वो डायरेक्ट अपने से ही या उसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको साथ में लेकर कर सकता है। सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स मतलब एक तो प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड जो है वो कौन हो गया? प्रेसिडेंट। और सबऑर्डिनेट ऑफिसर कौन हो गए? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे जो हैं वो मिलकर प्रेसिडेंट की लीडरशिप में काम करते हैं। The President is the formal supreme head of executive, while Prime Minister along with his Council of Ministers is the actual head of executive. इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव का जो सुप्रीम हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट। हमें जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते तो हमें लगता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सबसे पावरफुल है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो एग्जीक्यूटिव का हेड भी प्रेसिडेंट है, लेकिन एक्चुअल में प्रेसिडेंट की सारी पावर जो है उसका यूज़ जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। इसलिए कहा गया कि प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बट एक्चुअल हेड और रियल हेड इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक्चुअल हेड और जो रियल हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का हेड है। क्योंकि इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है उसको एक्सेप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से ब्रिटेन का जो ब्रिटिश किंग है, ब्रिटिश किंग का जो रोल है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में, वही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट का है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई इंसान इंडिया का प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? फर्स्ट है ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। हम कह सकते हैं ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वह व्यक्ति चाहे वो लेडी हो या जेंट्स वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। एटलीस्ट उसकी एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। ही शुड हैव द क्वालिफिकेशन टू बी द इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा। एक लोकसभा मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सारी क्वालिफिकेशन उसमें होनी चाहिए। अब कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है लोकसभा की? हमने पहले पढ़ा था कि वो साउंड मेंटल नहीं होना चाहिए, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, उसकी जो मिनिमम एज है वो जो प्रॉपर दे रखी है वो होनी चाहिए। उसके अलावा अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, ही और शी शुड बी नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका सीधे तौर से हम समझेंगे कि वो व्यक्ति जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी प्रॉफिट की पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। तो ये तो थी प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं इलेक्शन की। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? तो जनरली हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया का वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स अ सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम एंड सीक्रेट बैलेट। दिस प्रोसेस इज एज फॉलो। इसको हम समझेंगे कि भाई प्रेसिडेंट जो है उसका इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। पब्लिक इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन किसको कहते हैं? ऐसा इलेक्शन जिसमें पब्लिक डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि पब्लिक के बिहाफ पर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी वैसा ही है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसके बिहाफ पर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके लिए अलग इलेक्ट्रल कॉलेजेस बने हुए हैं, अलग अलग पार्ट बने हुए हैं कि इतने मेंबर्स यहाँ से, इतने यहाँ से, इतने यहाँ से, इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रल कॉलेज बने हुए हैं। और वो इलेक्ट्रल कॉलेज के मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत सीक्रेट बैलेट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है।
इनडायरेक्ट इलेक्शन में अभी हमने कहा कि अलग अलग इलेक्टोरल कॉलेजेस बने हुए हैं, इसको हम डायरेक्ट समझेंगे। कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ दी बोथ द हाउसेस को अगर हम और क्लियर करें तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। अब हमने इलेक्टेड मेंबर क्यों कहा, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि लोकसभा में दो तरह के मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। नॉमिनेटेड कौन से, जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। उसी तरह से राज्यसभा में भी दो तरह के मेंबर होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे जिसको हम विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अगर दो हाउस है, अगर यूनिकैमरल है या बाइकैमरल है। यूनिकैमरल है तो सिर्फ एक ही हाउस होगा विधानसभा, और बाइकैमरल है तो दो हाउस होंगे विधानसभा और विधान परिषद। तो स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर, और एक तीसरा जिसको पहले नहीं ऐड किया गया था, अब यूनियन टेरिटरीज के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हो गए लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, विधानसभा और विधान परिषद के इलेक्टेड मेंबर, और यूनियन टेरिटरी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। सिंगल वोट ट्रांसफर सिस्टम के तहत सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो किया जाता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। क्या प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। प्रेसिडेंट को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है इम्पीचमेंट। क्या कहा जाता है? इम्पीचमेंट, हिंदी में जिसको महाभियोग कहा जाता है। जनरली प्रेसिडेंट का टेन्यूर जो होता है वो 5 ईयर का होता है। टेन्यूर भले उसके 5 ईयर का होता है, लेकिन उसको 5 ईयर के पहले भी रिमूव किया जा सकता है। ये राइट्स जो है वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 से मिलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 61 जो है वो हमें ये राइट्स देता है कि अगर इंडिया का प्रेसिडेंट उसकी पोस्ट का मिसयूज़ करता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लोटेशन करता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, अगर वो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से अबव समझता है, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 61 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें ये राइट देता है कि हम एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या है? प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए प्रोसीजर ये है कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट बिल प्रेजेंट किया जाएगा। कौन सा बिल? प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट बिल प्रेजेंट किया जाएगा। अगर एक हाउस उसको 1/4 मेंबर्स उसको अगर इस बात को अप्रूव कर दे तो फिर उस हाउस से वो इम्पीचमेंट बिल जो है वो पास समझा जाएगा। अगर वो एक हाउस से इम्पीचमेंट बिल पास हो गया देन उसको अदर हाउस में भेजा जाएगा। अगर दोनों हाउसेज में 1/4 मेंबर्स से अगर इसको अप्रूव कर देते हैं तो इम्पीचमेंट बिल जो है वो पास हो जाता है, और इसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन रूल्स ये कहता है कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट अगर हम इम्पीचमेंट बिल लाने जा रहे हैं तो उसके लिए 14 डेज पहले उसको प्रायर पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। किसको? प्रेसिडेंट को इसके बारे में प्रायर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि उसके अगेंस्ट में हम इम्पीचमेंट बिल जो है वह पार्लियामेंट में लाने जा रहे हैं। पार्लियामेंट में मतलब चाहे तो आप पहले लोकसभा में ला सकते हो, उसको प्रेजेंट कर सकते हो, चाहे तो आप राज्यसभा में प्रेजेंट कर सकते हो। अगर इमेजिन के अगर लोकसभा में हमने इसको प्रेजेंट किया, लोकसभा में वो पास हो गया, उसको राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन राज्यसभा में अगर वो पास नहीं होता है तो इम्पीचमेंट बिल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सेम उधर हो जाएगा, अगर राज्यसभा से उसको अप्रूवल मिल जाता है लेकिन लोकसभा से उसको पास नहीं किया जाता है तो भी इम्पीचमेंट बिल जो है वह कैंसिल हो जाएगा। तो कंडीशन ये है कि जब दोनों हाउसेस के प्रेजेंट मेंबर हैं उसमें से 1/4 मेंबर अगर इसको अप्रूव कर दे इम्पीचमेंट बिल को तो ही इम्पीचमेंट बिल जो है वह पास समझा जाएगा, और जब इम्पीचमेंट बिल पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। अब एक बात यहाँ ध्यान से सुनना, 1/4 और 2/3 में क्या डिफरेंस है? अगर हम प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट बिल प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें दोनों हाउसेस के 1/4 मेंबर की परमिशन लेना ज़रूरी है। जब हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं उससे पहले भी 1/4 मेंबर की परमिशन लेना ज़रूरी है। अगर वो 1/4 मेंबर उस बात को अप्रूव कर देते कि हाँ प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट बिल प्रेजेंट करना है, उसके बाद ही इम्पीचमेंट बिल जो है उसको प्रेजेंट किया जाएगा।
अब 2/3 क्या है, जैसा अभी हमने पहले कहा था कि दोनों हाउसेस के अगर जो प्रेजेंट मेंबर हैं उस प्रेजेंट मेंबर में से 2/3 मेंबर जो है वो मेजोरिटी से ये बिल पास कर दे तो इम्पीचमेंट बिल जो है वो पास समझा जाएगा, और जब इम्पीचमेंट बिल पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट जो है उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होती है प्रेसिडेंट की नॉर्मल पावर और दूसरी होती है इमरजेंसी पावर। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉर्मल पावर और राइट्स। उसमें फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। प्रेसिडेंट की पावर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 तरह की होती है, कौन सी, नॉर्मल पावर और इमरजेंसी पावर। पहले हम नॉर्मल पावर ले रहे हैं। नॉर्मल पावर में पहला है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन विल बी इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ही विल यूज देयर पावर्स there himself or through his representative. In this way, entire working of the government will be in the name of the president and all the decision of the government will be regarded as the decision of the president. इसी चैप्टर में हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट जो है वह यूनियन एग्जीक्यूटिव का सुप्रीम हेड होता है और उसके पास में वो पावर होती है। वो चाहे तो खुद उस पावर का यूज़ करे या उसके जो सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर हैं उसको साथ में लेकर वो उस पावर का यूज़ करता है। इस वजह से जब यूनियन एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो सारा प्रेसिडेंट के नाम से होता है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वह सब प्रेसिडेंट के बिहाफ पर होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में पहला है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स। प्रेसिडेंट जो है वो कौन कौन से ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है और कौन कौन से ऑफिसर्स को वो रिमूव करता है, किस तरह से रिमूव करता है। The President appoints several important officers of the Indian Union such as a Prime Minister. सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। अदर मिनिस्टर ऑफ हिज एडवाइस। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि प्रेसिडेंट किस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई अलग से इलेक्शन नहीं होते हैं। जैसा हमको पता है लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। लोकसभा इलेक्शन में जिस पार्टी को मैक्सिमम सीट्स बनती है प्रेसिडेंट पहले उस पार्टी को इनवाइट करता है कि आप आइए और गवर्नमेंट बनाइए। तो लोकसभा इलेक्शन में मैक्सिमम सीट्स जिस पार्टी को मिलती हैं उस पार्टी का जो मेजॉरिटी का जो लीडर होता है, मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है, उस मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बाद में जो उसके जो अदर मिनिस्टर होते हैं उसको अपॉइंट किया जाता है। उसके अलावा सभी स्टेट के गवर्नर जो हैं उसको भी इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल जो हैं उसको भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको शॉर्ट में यूपीएससी कहते हैं, तो यूपीएससी के जो चेयरमैन और उसके जो मेंबर हैं उसको भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। साथ में जो फॉरेन एम्बेसडर हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसको फॉरेन एम्बेसडर कहा जाता है। उन फॉरेन एम्बेसडर को भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। कौन कौन से हो गए, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या अदर मिनिस्टर्स, सभी स्टेट्स के गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स और जो फॉरेन एम्बेसडर हैं, इन सब का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अगला है पावर एसोसिएटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या पावर उसको दी गई हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही कैन फॉर्म वेरियस लॉज, ही कॉल्स द जॉइंट मीटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस, अपॉइंट द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर्म लॉज रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है कि वह दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग बुला सकता है और सुप्रीम कोर्ट को कहकर या सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर वह लॉ बना सकता है। द प्रेसिडेंट आल्सो एलोकेट्स पोर्टफोलियोज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पोर्टफोलियो का मतलब उनका डिपार्टमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मिनिस्टर हैं उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, अभी हमने पहले कहा था। कब अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है
और उनके जो पोर्टफोलियो है, उनके जो डिपार्टमेंट हैं वो भी उनको प्रोवाइड करवाता है। आगे बात करते हैं फॉरेन पावर्स। जैसा कि हमने स्टार्ट में कहा था कि प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो इंडियन एग्जीक्यूटिव का भी हेड है। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज के साथ में हमारे जितने भी रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ही अपॉइंट्स एम्बेसडर एंड द डिप्लोमेट्स फॉर इंडियन एम्बेसीज सिचुएटेड अब्रॉड एंड ही इज वन हु एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट्स ऑफ द एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अब्रॉड। जैसा कि वह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, इस वजह से वह जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं उसमें इंडिया के जो एम्बेसडर है उसको अपॉइंट करता है, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ में डिस्कशन करता है, और जो फॉरेन जो एम्बेसडर हैं या जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी प्रेसिडेंट की देखरेख में काम करते हैं। फॉरेन अलायंसेज एंड अग्रीमेंट्स आर आल्सो मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। फॉरेन कंट्रीज के साथ में यानी कि अब्रॉड के साथ में हमारे जितने भी अलायंसेज होती है, चाहे कोई भी डील होती है, कोई भी अग्रीमेंट होता है किसी फॉरेन कंट्रीज के साथ में, तो वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। लास्ट फोर्थ है मिलिट्री पावर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेज। ऑल द फोर्सेज मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो हमारी जितनी तीनों फोर्सेज हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर जो है वो प्रेसिडेंट होता है। तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर भले प्रेसिडेंट होता है, लेकिन उसकी पावर को थोड़ा कम कर दिया गया है। प्रेसिडेंट बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के न तो वॉर डिक्लेयर कर सकता है, न ही किसी कंट्री से ट्रीटी कर सकता है, भले वो तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर हो।